एमपेट एग्जामिनेशन में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो मैं आप सभी को सिखाने जा रही हूँ। सो इन दिस टुडेज सेशन हम सभी लोग काफ़ी सारे जो सैम्पलिंग मेथड्स है वो हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली मैं आप सभी को एमसीक्यूज़ के साथ सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं मैं आप सभी को वो सिखाने वाली हूँ। एंड दैट्स वाई आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग सैम्पलिंग मेथड्स वो क्लियर हो जाएंगे एंड एज वेल आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के एमसीक्यूज़ आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऑन द टॉपिक सैम्पलिंग मेथड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। बिकॉज एमपेट एग्जामिनेशन में द सेक्शन 1 इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके लिए 50% स्कोर्स है। एंड इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द एमपेट एग्जामिनेशन देन ऑब्वियसली आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दैट्स वाई विद दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग गारंटीड एटलीस्ट पासिंग स्कोर्स तो एमपेट एग्जामिनेशन में पा सकते हो। सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। देन यू विल गेट 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ एंड ऑल दिस स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस। ओके, सो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस रिवीजन पीडीएफ आप सभी की काफ़ी अच्छी रिवीजन होती है एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। और ये जो टॉपिक्स है जो मैंने आप सभी को यहाँ पे मेंशन किए हैं, सो ये सारे टॉपिक्स बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस में है। Okay, and that's why all of these topics are mentioned and covered in this complete course, and that's why this course is really helpful to all of you. Okay, so students, the course fees are only 699 rupees, तो काफ़ी कम है। एंड अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, द कोर्स इज़ रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू एंड ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी देती है कि जब भी आप इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स की मदद से ही जब भी आप स्टडी करते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज सेशन। क्वेश्चन 1 इज होमोजेनस सबसेट्स इन द सैम्पलिंग आर कॉल्ड। सो सैम्पलिंग में जो होमोजेनस सबसेट्स होते हैं वो क्या है? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, होमोजेनस का मतलब क्या होता है? इक्वल, और यू कैन से कि होमोजीनस यानी कि इसके जो मिक्सचर होते हैं, ओके, सो दैट मिक्सचर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। ओके, एंड सबसेट्स इज नथिंग बट कि एक पर्टिकुलर सेट का पार्ट, ओके, सब पार्ट। सो वेदर दे आर क्लस्टर्स, वेदर दे आर सैम्पल्स, वेदर दे आर सैम्पल साइजेस और वेदर दे आर स्ट्रैटा। सो स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग में जो होमोजेनस सबसेट्स होते हैं उनको स्ट्रैटा कहा जाता है बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स जो कि हम लोग सबसिक्वेंटली इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो बेसिकली जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, ओके, सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग दिस इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड इस सैम्पलिंग टेक्निक में जो पूरा पॉपुलेशन होता है इस पॉपुलेशन को सब डिवाइड किया जाता है यू नो इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स एंड ये जो सारे सब ग्रुप्स होते हैं, ओके, ये सारे सब ग्रुप्स को स्ट्रैटा कहा जाता है बिकॉज ये जो सब ग्रुप्स होते हैं बेसिकली दे हैव द होमोजेनस स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जितना भी सारा डेटा होता है ईच एंड एवरी सब ग्रुप, वो डेटा एक्चुअली एक दूसरे के साथ सिमिलर होता है, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होती है एंड दैट्स वाई उन्हीं ग्रुप्स में आपने उनको क्लासीफाई किया हुआ होता है एंड दैट्स वाई स्ट्रैटा इज नथिंग बट द होमोजेनस सबसेट्स इन द सैम्पलिंग। ओके, what are clusters? So basically clusters, this is the concept relevant to cluster sampling. Again, cluster sampling is the probability sampling technique. So probability sampling technique यानी कि आप randomly participants को select करते हो। Okay, so within the cluster sampling basically आपके पास पूरा population होता है। So from this population again आप
सब ग्रुप्स बनाते हो, बट हियर आप सब ग्रुप्स को मतलब होल सब ग्रुप को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो, ओके। एंड होल सब ग्रुप जिनको आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो उसे क्लस्टर्स यहाँ पे कहा जाता है, ओके। व्हाट आर सैम्पल्स? सैम्पल्स यानी कि योर रिप्रेजेंटेटिव डेटा ऑफ द होल पॉपुलेशन, ओके। मतलब अगर आपके पास पूरा पॉपुलेशन है एंड फ्रॉम दैट होल पॉपुलेशन अगर आपने कुछ पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया है ताकि उनके ऊपर आप स्टडी कर सकोगे, सो दीज सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स आर नथिंग बट द सैम्पल्स, एंड दैट्स वाई सैम्पल्स जो होते हैं दोज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल और ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, ओके। व्हाट आर सैम्पल साइजेस? सैम्पल साइजेस यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द सैम्पल्स, मतलब सैम्पल्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है उसका मतलब होता है सैम्पल साइजेस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। सो इनमें से कौन से सैम्पलिंग टेक्निक से आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिलता है, ओके। सो स्टूडेंट्स बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब होता है कि अगर आप टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना चाहते हो बट इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल टू स्टडी द टारगेट पॉपुलेशन बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं टारगेट पॉपुलेशन में, राइट। सो उसी टारगेट पॉपुलेशन में से आप कुछ पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हो एंड दैट्स वाई जो पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करते हो दीज पार्टिसिपेंट्स आर नथिंग बट द सैंपल एंड इन्हें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहा जाता है बिकॉज ये सारे सैंपल्स एक्चुअली पूरे पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो वेदर यू विल गेट सच काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर कोटा सैम्पलिंग या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो स्टूडेंट्स बेसिकली सैम्पलिंग के दो मेजर टाइप्स होते हैं, उसमें से एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें एक्चुअली आप रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हो, सो ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट हैज़ द इक्वल चांसेस टू गेट सिलेक्टेड इनटू द स्टडी, ओके। बट वाइस वर्सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप ऐसा नहीं करते हो। बेसिकली रिसर्चर के पास एक पर्टिकुलर पर्पस होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्पस ओनली वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को स्पेसिफिकली सिलेक्ट करता है इन हीज और हर स्टडी एंड दैट्स वाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सैम्पल्स आपको मिलते हैं दीज सैम्पल्स एक्चुअली आर द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स बिकॉज ऐसे सैम्पल्स एक्चुअली पूरे पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज रिसर्चर गारंटी के साथ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है, ओके। मतलब यहाँ पे कोई भी रैंडमनेस नहीं है एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1 एंड कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग ये दोनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स है जो कि हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे, ओके। Which of the two statements from the following statements are correct? Okay? So यहाँ पे आपको काफ़ी सारे statements provide किए हैं. So इनमें से सिर्फ दो ही statements ऐसे हैं जो सही है. But we have to select those correct two statements. Okay? So first is sampling related error is subsumed under the category non-sampling error. मतलब सैम्पलिंग रिलेटेड जितने भी सारे एरर्स है वो नॉन सैम्पलिंग एरर के कैटेगरी के अंडर आते हैं, ओके। सैम्पलिंग एरर डज नॉट ऑकर इन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग एरर ये मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग में आती नहीं है. Inaccurate sampling frame and non-response are examples of sampling related error. मतलब inaccurate sampling frame and non-response ये दोनों भी sampling related errors के examples है. There is an inverse relationship between heterogeneity of population and sampling error. मतलब population के heterogeneity and sampling error के बीच में inverse relationship है. So basically students, what is exactly sampling error and non-sampling error? So basically sampling error जो है
दिस सैम्पलिंग एरर ऑकर्स बिकॉज ऑफ आप कौन से सैम्पलिंग मेथड को यूज कर रहे हो, एंड एज वेल आपके सैंपल की साइज क्या है, ओके। एंड इसके अलावा जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं एंड उनकी वजह से अगर एरर्स आते हैं सैम्पलिंग में, देन उसे नॉन सैम्पलिंग एरर कहा जाता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, एंड दैट्स वाई नॉन सैम्पलिंग एरर के कैटेगरी में सैम्पलिंग रिलेटेड एरर आती है, बिकॉज नॉन सैम्पलिंग एरर ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है, एंड उसमें से एक कॉन्सेप्ट है सैम्पलिंग रिलेटेड एरर, जो कि कौन से सैम्पलिंग मेथड को आप यूज़ कर रहे हो एंड एज वेल सैम्पल साइज क्या है, इन दोनों के वजह से सैम्पलिंग एरर आती है। सो बेसिकली अगर सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अगर बहुत ज़्यादा है, देन इन दिस केस आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? बट अगर सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ वेरी लेस, देन सैम्पलिंग एरर बिकम्स इंक्रीजेस, ओके। एंड यूजुअली अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो, सो डिपेंडिंग ऑन दैट एज वेल आपकी सैम्पलिंग एरर कितनी आती है वो भी मैटर करती है। एंड दैट्स वाई हियर द ऑप्शंस, जैसे कि देखो ए एंड सी, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, ये दोनों ही स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, बिकॉज ये तो मैंने आप सभी को बताया कि नॉन सैम्पलिंग एरर के कैटेगरी में सैम्पलिंग रिलेटेड एरर आती है। एंड इनएक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम, या सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ पर्टिकुलर सैम्पल, और जो सैम्पल्स आप सिलेक्ट करते हो फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन, सो दैट इज नथिंग बट द सैम्पलिंग फ्रेम। बट अगर आपकी जो सैम्पल साइज है वो ही इनएक्यूरेट है, एंड एज वेल अगर आपको रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट्स, देन ऑब्वियसली दीज आर द सैम्पलिंग रिलेटेड एरर। एंड अगर आपको रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट्स, देन इसका मतलब ये है कि आप रॉन्ग सैम्पलिंग मेथड को यूज कर रहे हो। So basically these errors are relevant to the sampling methods and sampling size, okay, and that's why ये दोनों भी statements correct है। but जो statement B and D है ये दोनों भी incorrect है, because किसी भी sampling method में error आती है। ऐसा नहीं है कि multi stage cluster sampling है and because of that sampling error नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है, okay, that's why this statement is incorrect। एंड एज वेल पॉपुलेशन की जो हेट्रोजिनिटी है, यानी कि पॉपुलेशन में जितने भी सारे डिफरेंसेस है वो, एंड एज वेल जो सैम्पलिंग एरर है, सो इनके बीच में कोई भी इनवर्स रिलेशन नहीं है, एंड दैट्स वाई ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1, दैट इज ए एंड सी ओनली। Which of the following samples are non-random or non-probability samples? So इनमें से कौन से non-probability samples है, यानी कि ऐसे samples जिनको आपने non-probability methods से select किया है। So whether it is systematic sample, whether it is quota sample, whether it is cluster or area sample, whether it is purposive sample or whether it is replicated sample. So students, इनमें से जो सिस्टमैटिक सैंपल है, क्लस्टर सैंपल और एरिया सैंपल है, एंड एज वेल जो रेप्लिकेटेड सैंपल है, ये तीनों भी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से सिलेक्ट किए गए हुए सैंपल्स है। बट ओनली द कोटा सैंपल एंड पर्पजिव सैंपल, ये दोनों एक्चुअली नॉन रैंडम सैंपल्स है, ओके, एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज बी एंड डी ओनली। सो बेसिकली जो सिस्टमैटिक सैंपल है ये एक्चुअली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड जो है इससे ये सिलेक्ट किया जाता है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यू हैव अ होल टारगेट पॉपुलेशन, एंड इनिशियली आप रैंडमली किसी भी सैंपल को, और यू कैन से कि पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हो। सो बाद में सब्सिक्वेंटली जितने भी सारे सैंपल्स को आप सिलेक्ट करते हो, वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में सिलेक्ट किए जाते हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो होल पॉपुलेशन साइज होती है
वो यहाँ पे फाइनाइट होती है एंड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन साइज आप डिफरेंट डिविजन्स बनाते हो, मतलब इंटरवल्स बनाते हो एंड सब्सिक्वेंटली आप बेसिक इंटरवल के बीच में उन्हीं सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो. बट जो पहला पार्टिसिपेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो वो रैंडमली करते हो एंड दैट्स वाई दिस इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक तो मैंने आप सभी को बता दिया है व्हाट इज दैट. रेप्लिकेटेड सैंपल यानी कि अगेन बार बार आप उसी सैंपल को रिपीटेटिवली सिलेक्ट करते हो. सो बेसिकली दिस इज एज वेल द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और द प्रोबेबिलिटी सैंपल. बट यहाँ पे जो कोटा सैंपल है, ओके, सो दिस इज नथिंग बट द सैंपल जिसको आप कोटा सैम्पलिंग टेक्निक से सिलेक्ट करते हो. सो बेसिकली यहाँ पे रिसर्चर उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है जिनके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके ऊपर रिसर्चर स्टडी करना चाहता है एंड दैट्स वाई दिस इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. एंड जो पर्पजिव सैंपल है, सो बेसिकली दिस इज अगेन द सेम थिंग कि रिसर्चर के पास एक प्रॉपर पर्पज होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्पज ओनली वो उन्हीं स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है. Okay, and again this is the non-probability sample and that's why the correct answer is 4 here. Which of the following statements is true? So इनमें से कौन से statements ऐसे हैं जो सही है? So पहला statement है an ideal sample is always possible. Ideal sample का मतलब होता है कि ऐसा sample जो completely target population का representative हो. Okay. Time and budget constraints do not hinder the selection of an ideal sample. मतलब टाइम एंड बजट की वजह से कि और यू कैन से कि टाइम एंड बजट की जो लिमिटेशंस होती है उनकी वजह से आइडियल सैंपल के सिलेक्शन में कोई भी यू कैन से कि डिफ़िकल्टी नहीं आती है. सैम्पलिंग इन एडेक्वेसीज कैन बी मैनेज्ड. मतलब जो इन एडेक्वेसीज आपको मिलते हैं और जो डिफ़िकल्टीज आपको मिलती है ड्यूरिंग द सैम्पलिंग मेथड वो आप मैनेज कर सकते हो. अ लार्ज सैम्पल कैन मीट द इन एडेक्वेसीज. अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इज बेनिफिशियल. सो स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू आर गेटिंग सम आइडियाज दैट कि आइडियल सैम्पल ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है एंड देर आर डिफरेंट रीजन्स बिहाइंड इट. जैसे कि टाइम है, बजट है एंड एज वेल टारगेट पॉपुलेशन के बीच में जाने का जो रिसर्चर का तरीका है उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है एंड दैट्स वाई पहले जो दो स्टेटमेंट्स है ये दोनों भी गलत है. बिकॉज आइडियल सैम्पल ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है एंड उसके पीछे का रीज़न यही है कि टाइम एंड बजट लिमिटेशंस. ओके, एंड दैट्स वाई दोनों भी पहले स्टेटमेंट्स गलत है. बट जो सैम्पलिंग इन एडेक्वेसीज है ये हम सभी लोग मैनेज कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स को एक ही रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि देखो, कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, काफ़ी सारे हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स को यूज़ करके सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो एंड दैट्स व्हाई यू कैन मैनेज द सैम्पलिंग इन एडेक्वेसीज. ओके, सो ये स्टेटमेंट सही है. लार्ज सैम्पल कैन मीट द इन एडेक्वेसीज. सो जैसे कि हमने अभी देखा इसी वीडियो में कि अगर सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा है देन इन दैट सिचुएशन सैम्पलिंग एरर कम हो जाती है एंड दैट्स व्हाई लार्ज सैम्पल कैन मीट द इन एडेक्वेसीज. ओके, सो ये भी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे. ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इज बेनिफिशियल. येस, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एक्चुअली पूरे टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. सो बेसिकली अगर आपको पूरे टारगेट पॉपुलेशन को स्टडी करना है एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, एंड फ्रॉम दैट एक्चुअली अगर आप ऐसे सैम्पल्स को चूज करते हो जो रिप्रेजेंटेटिव हो पूरे टारगेट पॉपुलेशन को, देन ऑब्वियसली आपके जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं एंड बेसिकली यू कैन जनरलाइज दीज रिजल्ट्स टू द टारगेट पॉपुलेशन एंड दैट्स वाई रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ये बेनिफिशियल होता है एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज सी, डी एंड ई ओनली. बिकॉज ये तीनों जो स्टेटमेंट्स है ये सही स्टेटमेंट्स है. ओके, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स इन रिसर्च द स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड एम्प्लॉयज. सो अगर आपको रिसर्च में सैम्पल्स को सिलेक्ट करना है देन इनमें से कौन सी चीज़ और कौन सी कॉन्सेप्ट आप स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड में एम्प्लॉय करते हो.
So whether it is field workers, then opinion leaders, then surveyors or referrals. So students, snowball sampling method जो है, this is basically the non probability sampling technique. ओके एंड इसमें क्या होता है कि रिसर्चर के पास एक्चुअली बहुत कम पॉपुलेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इन पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो आई कैन टेल यू द एग्जाम्पल. अगर आपको किसी भी क्लब के बारे में स्टडी करना है, सो अगर कोई भी मेंबर क्लब का अग्री हो जाए रिसर्चर के साथ स्टडी करने के लिए, देन रिसर्चर क्या करेगा, उस मेंबर को रेफर करेगा एंड उस मेंबर की मदद से रिसर्चर काफ़ी अदर मेंबर्स को इनवाइट करेगा उसके रिसर्च स्टडी में. सो बेसिकली ये मेंबर उसके लिए रेफरेंस हुआ, राइट. एंड दिस इज नथिंग बट द स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड एंड दैट्स व्हाई इट एम्प्लॉयज द रेफरल्स. ओके, बिकॉज अगर ये मेंबर ही नहीं मिलेगा रिसर्चर को क्लब में से, देन ही वोंट एबल टू डू द रिसर्च. एंड दैट्स वाई यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड दैट्स वाई यहाँ पे रेफरल्स की मदद रिसर्चर लेते हैं. ओके, अ कॉलेज प्रिंसिपल कंडक्ट एन एथनोग्राफिक प्रोब इनटू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइबल स्टूडेंट्स. विच मेथड ऑफ सैम्पलिंग विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. सो यहाँ पे कॉलेज प्रिंसिपल एथनोग्राफिक प्रोब लेना चाहता है ताकि वो जान सके कि ट्राइबल स्टूडेंट्स किस प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. सो इस स्टडी को अगर कॉलेज प्रिंसिपल को करना है, देन इनमें से कौन सी सैम्पलिंग मेथड वो यूज़ करेगा. वेदर ही विल यूज़ रैंडम सैम्पलिंग, वेदर ही विल यूज़ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, वेदर ही विल यूज़ क्लस्टर सैम्पलिंग, वेदर ही विल यूज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एक एथनोग्राफिक प्रोब है, एज वेल ट्राइबल स्टूडेंट्स है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट ट्राइब्स भी रहेंगे. ओके, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है, इसकी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा रहेगी. इट विल बी वेरी लार्ज. सो ऐसी सिचुएशन में रिसर्चर क्या करेगा, ही विल यूज क्लस्टर सैम्पलिंग. बिकॉज क्लस्टर सैम्पलिंग में ये पूरे पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करेगा. बिकॉज देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइब्स होंगे एंड दैट्स वाई ये पॉपुलेशन बेसिकली हेट्रोजिनस होगा. बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग ट्राइब से होंगे. सो इसमें काफ़ी सारे डिससिमिलैरिटीज़ होंगे एंड दैट्स वाई टू अवॉइड दिस डिससिमिलैरिटीज़ वो काफ़ी सारे क्लस्टर्स बनाएगा. सो ईच एंड एवरी क्लस्टर हैज़ अ स्पेसिफिक ट्राइब. ओके, एंड ये सारे क्लस्टर्स को वो रैंडमली सिलेक्ट करेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट उसको ज़्यादा पॉपुलेशन भी मिलेगा, ऐसा पॉपुलेशन मिलेगा विच विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, राइट. सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से वो मैनेज कर सकता है, राइट. एंड दैट्स वाई ऐसे सिचुएशन में वो क्लस्टर सैम्पलिंग को ही यूज़ करेगा. बिकॉज रैंडम सैम्पलिंग में बेसिकली रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को चूज़ किया जाता है. सो इफ़ रिसर्चर डू दिस इन दिस सिचुएशन, देन उसको काफ़ी सारे ट्राइब्स मिलेंगे भी नहीं. मतलब ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो काफ़ी सारे ट्राइब्स से आते हैं वो मिलेंगे भी नहीं. ओके, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में मैंने आप सभी को बोला कि स्ट्रैटा स्पेसिफिकली सिलेक्ट किया जाता है, बट विद इन द स्ट्रैटा हम लोग रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हैं. मतलब वोल स्ट्रैटा तो आपको नहीं मिलेगा, बट क्लस्टर सैम्पलिंग में आपको वोल सब ग्रुप मिलेगा यहाँ पे. ओके, एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग तो हमने देखा कि आप एक बेसिक इंटरवल्स बनाते हो एंड उस उन्हीं इंटरवल्स के बीच में आप सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. बट यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा रहेगी एंड दैट्स वाई यू कांट मैनेज कि आप कितने सारे इंटरवल्स बनाओगे. मतलब पॉपुलेशन साइज यहाँ पे मे बी इन्फिनाइट भी रह सकती है, राइट. इट इज़ नॉट फाइनाइट. दैट्स वाई ये भी आप नहीं करोगे. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 3. Okay, from the list given below, identify those which are called non-probability sampling procedures. देखो यहाँ पे काफ़ी सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स आपको दिए हैं. सो आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स है. सो लेट अस सी व्हाट इज दोज. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग,
snowball sampling, cluster sampling, quota sampling and stratified sampling. So students, इनमें से जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स है वो है डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग ये तो हमने देखा व्हाट इज दैट. सो लेट अस सी व्हाट इज डायमेंशनल सैम्पलिंग. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, डायमेंशनल सैम्पलिंग जो है दिस इज द बेटर फीचर्ड, ओके, बेटर फीचर्ड कोटा सैम्पलिंग. ओके, सो बेसिकली हमने देखा कि कोटा सैम्पलिंग में एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से रिसर्चर उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है. सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे कि जेंडर है, एज है. सो अकॉर्डिंगली विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है. सो दैट्स वाई दिस इज द एडवांस टेक्निक ऑफ कोटा सैम्पलिंग. दैट्स इट. ओके, एंड जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर है एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, ये तीनों भी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स है, राइट. एंड ये तो हमने देखा कि व्हाट आर दोज एंड उसमें क्या किया जाता है. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर हियर इज 4, दैट इज 2, 3 एंड 5. ओके, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अभी देखा हमने, दिस इज द करेक्ट आंसर. Which of the following sampling procedures will be appropriate for conducting researches with empirico-inductive research paradigm? So अगर आप empirico-inductive research paradigm कर रहे हो और उस research paradigm से अगर आप research कर रहे हो, then इनमें से कौन सी sampling procedure आप use करोगे? सो बेसिकली पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडिम. देखो, पैराडिम का तो मतलब होता है कि अप्रोच और पर्सपेक्टिव, ओके, एंड इंडक्टिव एंड वो भी एम्पिरिको. सो इसका मतलब है, इंडक्टिव का मतलब होता है कि इंडक्शन, ओके, मतलब इंडक्टिव अप्रोच. सो इसका मतलब है कि पहले आप ऑब्जर्वेशंस देखते हो, मतलब पहले आप डेटा को ऑब्जर्व करते हो एंड बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस आप थियरी को फॉर्मुलेट करते हो. ओके, बेसिकली यू फॉर्मुलेट द थियरी एंड दैट्स वाई ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है ये हम सभी लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा यूज़ करते हैं. So this is the qualitative research and that's why researcher wants the specific participants. Okay, and अगर उसको specific participants चाहिए with the specific characteristics, then obviously researcher will go for non-probability sampling procedures because इन procedures की मदद से वो उन्हीं specific characteristics के साथ participants को study में select कर सकता है. And that's why here the correct answer is 4, that is any of the non-probability sampling procedure. And because पहले के तीन जो है यानी कि simple random, then systematic and stratified, ये तीनों भी actually probability sampling techniques है. And that's why the correct answer is 4. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood. So let us once again see what are the different types of probability sampling techniques and what are the different types of non-probability sampling techniques. So basically जो probability sampling techniques है इसमें participants को randomly select किया जाता है. So उसमें पहला है simple random sampling, दूसरा जो है वो है systematic sampling, then stratified sampling and the last one is cluster sampling. एंड जो हमने देखा था मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, ये एक्चुअली क्लस्टर सैम्पलिंग का एक पार्ट है और सब टाइप है. नाउ लेट अस सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. सो इसमें पार्टिसिपेंट्स को नॉन रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है. सो स्पेसिफिकली इट इंक्लूड्स कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, dimensional sampling. So all of these are the types of non-probability sampling. Okay, so I hope all of you understood everything जितना भी मैंने डिस्कस किया है. But still if you have any doubts you can ask me in the comment box.